नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सेहत आपकी में। आपकी सेहत को ध्यान में रखकर ही लेकर आते हैं हम ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत से जुड़े विषयों पर करते हैं चर्चा और कराते हैं आपको जागरूक, और हर अंक में हम लेकर आते हैं आपके लिए एक नया विषय। इसी क्रम में आइए जान लेते हैं क्या है हमारा आज का विषय। जी हाँ, और आज का हमारा विषय है ध्यान और पंचकर्म से स्वास्थ्य लाभ। ध्यान, जहाँ चित्त को लगाया जाए वृत्ति का एक तार में चलना ही ध्यान है। और पंचकर्म एक ऐसी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है जिसमें 5 प्रकार के विशेष कार्यों द्वारा शरीर को अंदर से संशोधित किया जाता है। तो आज के इस अंक में हम ध्यान और पंचकर्म पर आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं अपने एक्सपर्ट्स के जरिए कि ध्यान और पंचकर्म क्या है, कैसे किया जाता है और इसके क्या लाभ हैं। तो आइए अपने एक्सपर्ट से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं वैद्य श्रेयस दुबे। श्रेयस जी, आपका कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। और हमारे साथ हैं योग गुरु सौमिल शर्मा जी। सौमिल जी, कार्यक्रम में आपका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आज का हमारा जो विषय है वो है ध्यान और पंचकर्म से स्वास्थ्य लाभ। तो पंचकर्म से शुरू करते हैं हम और चलते हैं श्रेयस जी के पास। श्रेयस जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि पंचकर्म क्या है। बिल्कुल, आज के समय में विगत कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूं कि पंचकर्म के प्रति लोगों की जागरूकता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और पंचकर्म को समझने के पहले उसको क्यों कराया जाता है उसका कारण समझना जरूरी है। तो पंचकर्म जो आयुर्वेद चिकित्सा जो है वो 2 तरीके की बताई गई है, एक संशमन एक संशोधन बताई गई है। जो हमारे शरीर में 3 दोष बताए गए हैं, वात पित्त कफ, वो अपने नित्य बनते हैं और नित्य जो है वो विघटित होते हैं, और जब वो प्राकृत अवस्था में रहते हैं तो शरीर में अच्छे कार्य करते हैं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है जी। और जब वो विकृत भाव में ज़्यादा होते हैं तो शरीर में क्या होता है, रोग उत्पन्न होता है। तो ऐसी कंडीशन में बताया गया कि जो विकृत भाव हैं इन दोषों के, उन दोषों को शरीर से बाहर निकालना, उनको संशोधन अर्थात पंचकर्म कहा जाता है। तो इन पंचकर्म में 5 कर्म बताए गए, वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य और रक्तमोक्षण बताया गया। अब इन 5 में से जो वात के लिए बताया गया कि प्रकोपित जो वात है उनको अगर हम शरीर से बाहर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम वस्ति कराते हैं। प्रकोपित कफ है तो उसके लिए हम वमन कराते हैं। प्रकोपित पित्त है तो उसके लिए हम लोग विरेचन कराते हैं। ऊर्ध्व जत्रुगत मीन्स, जत्रु मीन्स क्लेविकल, क्लेविकल के ऊपर जो डिजीजेज हैं उनके लिए हम लोग नस्य कराते हैं। और रक्त संबंधित जो विकार होते हैं उनके लिए हम लोग रक्तमोक्षण कराते हैं। तो ये 5 कर्म कराने से क्या लाभ होता है कि हमारे शरीर में जितने भी, और आम भाषा में जो पेशेंट आते हैं वो कहते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन, विषाक्त, हाँ विषाक्तता। तो वो टॉक्सिन्स क्या है? टॉक्सिन्स यही विकृत दोष है जो शरीर में रह के शरीर के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या कह दिया गया कि टॉक्सिन्स कह दिया गया। तो सामान्य भाषा में पेशेंट आते हैं, कहते हैं हमें शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन कराना है। तो ये पंचकर्म के जो 5 कर्म हैं उनके माध्यम से हम लोग ये संभव कर पाते हैं जी। और इसके साथ ही क्या है कि अगर इसको समय समय पे कराया जाए तो हम रोगी होने से भी बच सकते हैं, और अगर कोई रोग शरीर में उपस्थित है तो उसका भी निवारण हम लोग पैरेलल किया जा सकता है। ये 5 कर्म के बारे में हम डिटेल से अभी आपसे जानेंगे, और जब तक चलते हैं हम सौमिल जी के पास। सौमिल जी, हमें ध्यान के बारे में बताएंगे, तो हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए ध्यान क्या है। देखिए, ध्यान भी एक ऐसी विद्या है जिसके बारे में अब सबने सुना हुआ है। बहुत सारे लोग अलग अलग माध्यम से, इंटरनेट से ध्यान अभ्यास करने का प्रयास भी करते हैं, परंतु अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो ध्यान उसका बहुत अभिन्न अंग है। और बहुत समय पहले से ध्यान लोग करते आए हैं, ध्यान के माध्यम से समाधि प्राप्त करते आए हैं। अगर हम महर्षि पतंजलि की योग दर्शन देखते हैं, जो 5000 साल पहले फर्स्ट बुक जो लिखी गई योग दर्शन के नाम से, उसका जो 3रा चैप्टर है विभूतिपाद, उसमें लिखा गया है कि तत्र प्रत्येक येक तानत ध्यानम। उसका मतलब ये है कि आपका मन, आपका चित्त जब एक किसी ध्येय में या किसी एक वस्तु या विचार पर जितने लंबे से लंबे समय तक आप लगाकर उसको वहीं पे बरकरार बना के रख पाए, तब आप ध्यान की स्थिति में पहुंचते हैं। तो ध्यान, जिस तरह अगर हम पंचकर्म के भी बात कर रहे थे तो शरीर का शोधन करता है, तो सरल शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि ध्यान आपके मन के विकारों को, मन में जो आपकी उथल पुथल हो रही है या मन में जो वृत्तियां हैं, जैसे योग दर्शन में ही कहा जाता है
योग चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त मतलब मन, मन में उत्पन्न हो रहे जितने विकार हैं, उतार चढ़ाव हैं, डिस्टर्बेंसेस हैं, या कभी बहुत नेगेटिविटी, नकारात्मकता आ जाती है मन में, उसका उपचार ध्यान द्वारा ही संभव है। तो ध्यान ना कि सिर्फ हमारे मन को और चित्त को एकाग्र करने में, फोकस और कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है, परंतु साथ में उसका शोधन भी करता है, उसको और सबल बनाता है। और आज के जो आधुनिक समय है उसमें आप मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों स्वस्थ बने रहें, उसमें भी ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ध्यान हमारे मन के विकार को दूर करता है और पंचकर्म हमारे तन के विकारों को दूर करता है। तो डॉक्टर श्रेयस, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पंचकर्म जो क्रियाएं हैं, इसको करने से पहले और करने के बाद के भी क्या कुछ नियम होते हैं? हाँ, इसमें 3 स्टेप में पंचकर्म कोई भी है वो किया जाता है जी। एक पूर्व कर्म होता है, एक प्रधान कर्म होता है, एक पश्चात कर्म होता है। पूर्व कर्म में हम लोग बाह्य और आभ्यंतर स्नेहन कराते हैं, स्वेदन कराते हैं, और इसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न बताया गया है कि जो हमारे शरीर में दोष हैं, जो विकृत दोष हैं, वो शरीर में एज अ पैरासाइट की तरह चिपके रहते हैं। तो उनको डायरेक्टली अगर प्रधान कर्म कराया जाए तो वो सरलता से बाहर नहीं आएंगे और पूरी मात्रा में भी बाहर नहीं आएंगे जी। तो ऐसे में जब हम लोग मेडिकेटेड घृत से जो है या स्नेह से जो है जब उनका स्नेहन कराते हैं, उनको घृतपान कराते हैं, तो वो क्या होता है, अपने स्थान पे वाइटेट हो जाता है। वो जो चिपका हुआ रहता है टॉक्सिन्स, वो शरीर के उस स्थान को छोड़ देता है। इसके बाद जब हम बाह्य स्नेहन अर्थात अभ्यंग और स्वेदन कराते हैं तो वो चलायमान होकर के सुपरफिशियल आ जाता है, अर्थात कोष्ठ में आ जाता है। और जब कोष्ठ में आ जाता है तो उसके बाद फिर जो प्रधान कर्म है उसके माध्यम से या तो ऊर्ध्व मार्ग से या अधो मार्ग से हम उसको निकालना सरलता से संभव हो जाता है। तो ये पूर्व कर्म में जो है स्नेहन स्वेदन आ जाता है। प्रधान कर्म में मुख्य कर्म जो वमन विरेचन जो करा रहे हैं वो आ जाता है। और पश्चात कर्म में संसर्जन क्रम आता है। अच्छा। संसर्जन क्रम इसलिए कराया जाता है क्योंकि ये सारी जो घटनाएं शरीर में इस औषधियों के द्वारा हो रही है उसको कंप्लीट रूप से जो क्रियान्वित कर रही है वो हमारे शरीर की अग्नि है, क्योंकि वही उसी की ऊर्जा से ये पूरी क्रियाएं जो है क्रियान्वित हो रही हैं। तो जब वो फुल थ्रॉटल में काम करती है इस दौरान, तो वो क्या होती है, थोड़ी शांत हो जाती है, मतलब थोड़ी मध्य पड़ जाती है। तो उसको दोबारा से सुषुप्त करने के लिए, उसको दोबारा से जो है वो उज्ज्वलित करने के लिए हम लोग धीमे धीमे उसको नॉर्मल डाइट पे लेकर के आते हैं। पेया देते हैं, विलेपी देते हैं, मांड देते हैं, खिचड़ी देते हैं। इस तरीके से क्रम से जो है जब उसकी अग्नि जो है वो संपूर्ण बलवान हो जाती है, फिर उसको नॉर्मल डाइट पे वापस लेकर आते हैं। इन सारी क्रियाओं को करने में लगभग कितना समय लगता है? जो शास्त्रोक्त विधि बताई गई है उसके माध्यम से तो एक कर्म को कराने में अप्रॉक्स 11 से 12 दिन लगते हैं। कोई स्पेसिफिक डेज नहीं है, क्योंकि ये पेशेंट की प्रकृति और बल पे डिपेंड करता है कि उसको कितने दिन में सम्यक स्नेहन के लक्षण आ रहे हैं, कितना दिन में जो है उसको उसका संशोधन कैसा हुआ, प्रवर हुआ, अवर हुआ, मध्यम हुआ, उसके अकॉर्डिंग कितने दिन उसको संसर्जन क्रम होना है। तो ऑन एन एवरेज मान के चलिए एक कर्म को कराने में 10 से 12 दिन लगते हैं जी। और उसके बाद जो दूसरा कर्म होता है उसके लिए बताया गया बीच का परिहार काल। मीन्स कि एक कर्म आपने कराया तो उसके बाद उतने ही दिन का परिहार काल, मान लीजिए 11 से 12 दिन का आपने कराया, तो फिर 11 से 12 दिन तक जो है वो दूसरा कर्म हमें नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बॉडी को वापस से जो है रिटेन होने में उतना समय चाहिए रहता है। हाँ, किसी किसी कंडीशन में अगर रोग जो है ज़्यादा अत्यायिक है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग उसको दूसरा भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एक चिकित्सक के परामर्श के अंडर में। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, उसकी ऊर्जाएं अलग होती हैं, तो हर व्यक्ति पर भी ये निर्भर करता होगा। बिल्कुल, हर व्यक्ति के बल पर निर्भर करता है, क्योंकि जब जो औषध की पोटेंसी होती है, क्योंकि जो औषध हम लोग देते हैं फार्माकोलॉजी में भी हम लोग ने पढ़ा है कि एक फार्माकोकाइनेटिक्स होता है, एक फार्माकोडायनेमिक्स होता है। जो औषध हम दे रहे हैं वो शरीर पे क्या काम कर रही है वो तो हमें पता है, लेकिन अगर हमने शरीर का परीक्षण ठीक प्रकार से नहीं किया तो शरीर दवा को क्या रिस्पॉन्स देगा ये भी जो है उस पर डिपेंड करता है जी। तो दोनों चीज को ध्यान में रख करके ही एक चिकित्सक जो है वो दवा की डोज और मात्रा और अनुपान लिखता है जी। तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है। डॉक्टर सौमिल, अभी हम ध्यान की बात कर रहे थे, तो ध्यान कैसे किया जाता है इसके पहले हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे कि ध्यान और धारणा में क्या संबंध है?
देखिए, जैसे लोगों को धारणा और ध्यान के बीच में कंफ्यूजन रहता है, वैसे ही लोगों को ध्यान और मेडिटेशन के बारे में भी रहता है। किसी भी चीज़ को अगर हम संस्कृत से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका वास्तविक अर्थ थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर हम ध्यान को सिर्फ मेडिटेशन बोलते हैं तो हम सोचते हैं ऐसी प्रक्रिया जिससे हम अपने माइंड को काम कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, चित्त को शांत कर रहे हैं। पर ध्यान एक बहुत ही गहरी विद्या है। और धारणा ध्यान की जब आप बात कर रही हैं तो योग में अष्टांग अंग होते हैं, अष्टांग योग होता है, मतलब 8 भाग वाला। उसमें होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो पहले के जो यम नियम होते हैं वो 2 अंग ऐसे होते हैं जो आपकी जिम्मेदारियां समाज के प्रति हैं। नियम वो होते हैं जो आपकी जिम्मेदारियां खुद के प्रति हैं। फिर आप आसन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं अपने शरीर को तैयार करने के लिए कि वो वास्तविक उतनी देर बैठ करके ध्यान कर पाए, जैसे एक जगह बैठना या आंख बंद करके बैठना। तो इसलिए हम लोग आसन प्राणायाम करते हैं। और प्रत्याहार से हम इंद्रियों को बहिर्मुख से लेकर के अंदरमुखी करते हैं कि जो आपकी इंद्रियां हैं, जो सेंस ऑर्गन्स हैं, वो हमेशा बाहर की तरफ आकर्षित रहते हैं कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। पर ध्यान उसका बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया है जिसमें हमें अंदर की ओर देखना है, कान से भीतर की ओर सुनना है। तो जो धारणा है वो ध्यान से पहले की स्टेज है। अच्छा। धारणा की स्टेज कहा जाता है एकाग्रता की स्टेज है। इसमें हम कंसंट्रेशन अपना बांधते हैं, एक से अधिक वस्तु या विचार आपके मन को एकाग्र करने में हेल्प करते हैं। और जो आप धारण कर लेते हैं उसी से आप उस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। और जब आप धारणा की स्टेज अपनी पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, आपका मन एक ही जगह आकर के फोकस्ड हो पा रहा है, तब वहां से ध्यान की यात्रा स्टार्ट होती है। और ध्यान और धारणा में सबसे मुख्य अंतर रहता है कि धारणा में एक से अधिक वस्तु हो सकते हैं जो आपके मन को एक बिंदु पर एकाग्र करने में आपकी मदद कर रहे हैं, परंतु ध्यान में सिर्फ एक ही वस्तु या एक ही विचार होता है और उसी ध्ययलीन मात्र में हम उसी में डटे रहते हैं और उसी में आगे बढ़ते रहते हैं। तो और उसके बाद जब हम ध्यान की अंतिम स्टेज पे पहुंचते हैं तब आपको समाधि प्राप्त होती है। समाधि अर्थात आत्मा परमात्मा का मिलन। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर वो जप कर रहे हैं या वो पूजा पाठ कर रहे हैं या किसी तस्वीर को देख करके अपने मन को एकाग्र कर रहे हैं तो ध्यान है, परंतु वो धारणा की स्थिति है। धारणा भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले हम अपने मन को एकाग्र होना सिखाएंगे, एक जगह पे रहना सिखाएंगे, तभी वो ध्यान का भी अभ्यास कर सकता है। जी, यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति में अलग अलग तरह के विचार होते हैं, तो वो किस तरह की धारणा को चुने? हर व्यक्ति को धारणा अपने अनुसार चुनाव करना पड़ता है। आपके लिए जो सहज है, आपके शरीर, आपके मन, आपके विचार और आपकी जो स्थिति परिस्थिति है उसके हिसाब से आप एक चीज धारण करते हैं। अब किसी को किसी चीज पर विश्वास ज्यादा है, किसी को किसी चीज पर ज्यादा विश्वास है। विधियां बहुत सारे हैं, मार्ग बहुत सारे हैं, बट अंतिम जो गोल है वो सेम है जी। आप पहुंचते ध्यान से समाधि के रास्ते पे ही हैं और धारणा के अभ्यास से आपका ध्यान की यात्रा प्रारंभ होगी। तो आप मार्ग अपने अनुसार चुनाव करें, पर मन में ये जरूर ध्यान रखें कि उसका जो गंतव्य है वो सेम है जी। बहुत अच्छी जानकारी। सौमिल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे पंचकर्म के बारे में। अब आप हमें डिटेल से बताइए वो 5 कौन कौन से कार्य हैं जो पंचकर्म में किए जाते हैं। बिल्कुल, जो पंचकर्म में 5 कर्म किए जाते हैं, वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य और रक्तमोक्षण, इसमें भी आचार्यों में थोड़ा सा मतांतर है। आचार्य सुश्रुत ने और आचार्य वाग्भट ने इनको माना है और वहीं आचार्य चरक ने जो है वो वस्ति के ही 2 भेद मान लिए हैं, अनुवासन वस्ति और निरूह वस्ति, और उनके अलावा वमन विरेचन और शिरोविरेचन अर्थात नस्य मान लिया है। अब इन 5 कर्म को एक अच्छा प्रश्न था आपकी तरफ से, क्योंकि आज के समय में क्या है कि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनके मन में ये रहता है कि शायद शरीर पे जो मसाज किया जा रहा है वो पंचकर्म का हिस्सा है, जबकि वो पंचकर्म का एक बहुत छोटा सा इकाई है। पंचकर्म के में लोग समझते हैं शिरोधारा होता है, कटिवस्ती है, ऐसी एसोसिएटेड आयुर्वेद में पेशेंट को रिलीफ दिलाने के लिए सैकड़ों थेरेपीज़ हैं। लेकिन स्पेसिफिकली जब पंचकर्म की बात होती है तो उसमें यही 5 कर्म आते हैं जो हम लोग ने इससे पहले भी डिस्कस किया, वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य और रक्तमोक्षण। और इसमें दोषों के अनुसार जब पेशेंट आता है तो पेशेंट की नाड़ी परीक्षा, जो प्रकृति परीक्षा है, बल परीक्षा है, ये हम लोग करते हैं और इसके बाद फिर ये निर्धारित करते हैं कि अगर वो स्वस्थ व्यक्ति है तो उसको कौन सा काल चल रहा है। जैसे भी बसंत ऋतु बीती थी, जो है वो कफ का प्रकोप रहता है, तो ऐसी कंडीशन में वमन कराया जाता है स्वस्थ व्यक्तियों में। तो अगर वो समय से अपना वमन कराता रहता है, वसंत ऋतु में प्रावृत अर्थात वर्षा की जो प्रथम ऋतु होती है उसमें वस्ति कराई जाती है और शरद ऋतु में विरेचन कराया जाता है। ये स्वस्थ व्यक्तियों में है ताकि कोई रोग उत्पन्न ना हो।
और अगर रोगी है तो उसमें जैसा कि मैंने बताया कि बल और प्रकृति, इनको कोस्ट, इन सब चीज़ को देख करके हम लोग निर्धारित करते हैं कि उसको कौन सा पंचकर्म सजेस्ट करना है। जी, तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए अलग है और अस्वस्थ व्यक्ति के लिए अलग है। हाँ, दोनों के लिए प्रक्रियाएं जो हैं वो पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, ये तो एक ही होना है। लेकिन विडंबना ये है कि आज की जो परिवेश है उसमें सबसे जो लेस कॉस्ट है वो मनुष्य के लिए उसका हेल्थ है। बाकी सारी चीज़ के लिए जो है वो भागता है, उसके लिए SIP, बैंक, सब चीज़ कराता है, लेकिन रेयर ही शायद कोई अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, हाँ, जिम जाना हुआ, नित्य व्यायाम करना हुआ, कुछ कॉन्शियस लोग हैं जो इसको करते हैं। लेकिन पंचकर्म के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ लेना कि हम रोगी ना हो इसलिए हम पंचकर्म कराएं, इन पेशेंट्स का रेशियो बड़ा ही कम है। जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि 5 प्रकार की क्रियाएं हैं, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो हर व्यक्ति को सूट नहीं करती। जैसे अगर हम वमन क्रिया की बात करते हैं तो बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये क्रिया सूट नहीं करती, उनके लिए क्या कहेंगे आप? हाँ, अगर रोगी व्यक्ति जिसमें जो है वो पित्त का प्रकोप ज़्यादा है या वात का प्रकोप ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वात और कफ के गुण विपरीत हैं, तो अगर उसको वातज व्याधि है तो उसमें वस्ती प्रिफर करना चाहिए। इन केस अगर हमने उसका वमन करा दिया तो ऐसी कंडीशन में कफ उसका और जो है वो कम हो जाएगा शरीर में, उसकी मात्रा जो है उसका बल कम होगा, तो उससे क्या होगा, वात को और ज़्यादा स्थान मिल जाएगा अपने आप को विस्तृत होने के लिए, तो उससे रोग और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसलिए जब पेशेंट आता है तो हम लोग उसके रोग के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड करते हैं कि उसको वमन कराना है, विरेचन, वस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण कराना है। सोमिल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे ध्यान के बारे में कि ध्यान की शुरुआत कैसे करें? देखिए, ध्यान की शुरुआत के लिए सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है एक मनोबल। अगर आप मन में ठान लेते हैं कि हमें ध्यान करना है तो आपकी ध्यान की यात्रा वहाँ से स्टार्ट होती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान आरंभ करने के लिए नियमितता और निरंतरता, कि ऐसा ना आप नहीं सोच सकते कि हमने हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन आज मेरा ध्यान दिवस है और हम ध्यान करेंगे। ध्यान को अपने जीवन शैली का एक अभिन्न अंग बनाना है और 10-15 मिनट, आधा घंटा, जितना आपके पास समय है, प्रतिदिन आपको ध्यान का अभ्यास करना है। एक बिगिनर को, जो व्यक्ति पहली बार ध्यान कर रहा है, उसको ध्यान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वैसे व्यक्ति के लिए सबसे सरल ध्यान ये होता है कि वो आलती पालती मार करके या पद्मासन या अर्ध पद्मासन में जमीन पर बैठ जाए, कोई चटाई, दरी, चादर लगा के दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखे और अपने आईब्रोज के बीच में यहाँ पे आज्ञा चक्र होता है जो आपका ध्यान चक्र माना जाता है। तो आज्ञा चक्र से लेके मणिपूरक चक्र जो आपकी नाभि होती है, इस भाग में आप अपने श्वास को ऑब्जर्व करिए, श्वास प्रश्वास की गति को, एक्सलेशन और इनहेलेशन जो हो रहा है, आंख बंद करके अपने मन के आंखों से अपने श्वास प्रश्वास की गति को देखने का प्रयास करें। इससे क्या होता है, जब आपकी श्वास स्थिर होती है, श्वास आपकी स्टेबल होती है, तो मन भी धीरे धीरे, या मन में जो विचारों का उथल पुथल हो रहा है वह भी धीरे धीरे शांत और स्थिर होता रहता है। तो एक तरह से श्वास के अगर ऊपर हम काबू पा लेते हैं तो हम मन के ऊपर भी काबू पाना आसान हो जाता है। श्वास वो स्थूल चीज है जिससे हम अपने मन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि मन बहुत ही सूक्ष्म है। मन को हम ढूंढ नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, वो अदृश्य है, हमें दिखता नहीं है, बट श्वास हम महसूस कर सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे बाहर से, अपने श्वास को ऑब्जर्व करने से, एक दृष्टा बन करके। आप थोड़ी देर के लिए ऐसे समझिए कि आपका शरीर है, आपका मन है, और आप उन दोनों के बाहर हट करके अपने श्वास को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस तरह मेरी श्वास आ रही है, जा रही है। उससे आपका जो चित्त है वो एकाग्र होने लगता है, और जब आपका चित्त एकाग्र होने लगेगा तब वहां से आप ध्यान की अभ्यास और समय बढ़ा सकते हैं अपने अनुसार। एक बिगिनर की बात करें तो ध्यान करने वाला एक नया व्यक्ति, उसको कितने टाइम से शुरू करना चाहिए? देखिए, कम से कम 15 मिनट, जो कि बहुत ही कम समय हम बता रहे हैं, 15 मिनट से लेकर के 1 घंटे का समय आपको अपने दिन में निकालना चाहिए, जिसमें आप अपने मन के ऊपर भी कार्य कर रहे हैं। देखिए, शारीरिक शरीर के लिए हम लोग कितना काम करते हैं, हम अपने मनपसंद के कपड़े पहनते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, सब तरह की चीजें करते हैं, पर मन के शोधन के लिए क्या करते हैं? ऑलमोस्ट शून्य। हम लोग सोचते हैं कि मन तो अपना कार्य खुद कर ही रहा है, और जब मन ज्यादा आपको परेशान करता है तब आपको लगता है हाँ, हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। परंतु ध्यान एक ऐसी विद्या है जिसको हम अगर अपना लें तो हम उस स्थिति तक पहुंचेंगे ही नहीं। विपरीत परिस्थितियों में भी आपका मन बिल्कुल सम रहेगा। आप हर अच्छी स्थिति में भी आप अति उत्साहित नहीं होंगे, और दुख में आप बिल्कुल तनाव में नहीं चले जाएंगे। हर तरह की स्थिति, परिस्थिति, जीवन में जो भी चुनाव है, उनका सामना आप डट करके कर पाएंगे, और उससे आप आराम से निकल के बाहर आ पाएंगे। जी, बहुत अच्छी जानकारी। श्रेयस जी, हम आपसे जानना चाहेंगे पंचकर्म के लाभ क्या क्या हैं?
हाँ, पंचकर्म के लाभ में अगर हमने बताया कि जैसे ये तीनों दोष होते हैं, इन तीनों दोष के विकृत भाव को अगर हम समय समय से शरीर से निकालते रहें तो एक तो जो ऋतुजन्य व्याधियां होती हैं, जैसे आप देखते होंगे कि बसंत ऋतु आती है तो उसी समय सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा तेज़ी से, वायरल फीवर्स जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैलने लगता है। उसी तरीके से जब शरद ऋतु आती है तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है कि वायरल फीवर जो है बहुत तेज़ी से जो है वो अपना पाँव पसारने लगता है। और हमें याद है कि जो कोविड का भी जो पीक टाइम था वो हमेशा मार्च के आसपास ही था, तो क्योंकि उसी समय बसंत ऋतु आती है और शरीर में जो है वो विकृति जो है वो कफ की बढ़ती है, जिससे वायरस के लिए जो है एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, क्योंकि वो भी क्या होता है स्निग्ध होता है और उसको भी एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे थोड़ी नमी हो, वहाँ पे वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। तो अगर हम समय से जो है वो विकृत भाव को शरीर से बाहर निकाल दें और उसके बाद फिर जो आहार विहार है अपना उसको ठीक प्रकार से रखें तो हमें उससे संबंधित कोई भी व्याधि जल्दी नहीं होनी है। और सबसे बड़ा जो हमें जीवन का जो उद्देश्य है कि एक आयु बताई गई है कि हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम, जो हितकर आयु है और अहितकर आयु है इनको समझ करके हम अपने आप को स्वस्थ हमेशा बनाए रख सकते हैं। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे एक्सपर्ट्स हमसे साझा कर रहे हैं। और दर्शकों, हम आपको बता दें कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए वरदान है और थोड़ा सा जागरूक रहकर, थोड़ी सी देखभाल करके हम अपने पूरे जीवन में खुशियां भर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है आज हेल्थ टिप्स के अंतर्गत। और हेल्थ टिप्स के अंतर्गत हम चलते हैं श्रेयस जी के पास। श्रेयस जी, पंचकर्म क्रिया के दौरान किस तरह के आहार लिए जाते हैं? हाँ, पंचकर्म के दौरान हम लोग पेशेंट को स्पेसिफिकली कहते हैं कि जितनी भी मेडिकेशन हम लोग दे रहे हैं वो मैक्सिमम पार्ट जो है उस पर हमारे शरीर की अग्नि काम करे। तो शरीर की अग्नि काम करने के लिए हमें उस अग्नि पे अलग से जो है वो कोई लोड नहीं देना है। तो उसके लिए हम लोग कोई ऐसा आहार जो पचने में भारी हो या लेट नाइट फूड, ये आहार हो गया, इसके साथ ही जो बहुत ज़्यादा तला भुना हो गया, खट्टी चीज़ें हो गई, इनको हम लोग अवॉइड करते हैं। क्योंकि पंचकर्म के दौरान हम चाहते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म कम्प्लीटली वो मेडिकेटेड घृत पे या जो मेडिसिन हम लोग दे रहे हैं उस पे ही काम करे। और इस तरीके से अगर हम उसको प्रोटेक्ट करके चलेंगे तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ मेडिसिन जो है वो हमारे टारगेट सेल्स पे जा करके जो है वो काम करेगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम लोग जो है वो प्रकोपित दोष को जो है वो टारगेट करके शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। जी, हमारे साथ हैं सोमिल जी। सोमिल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ध्यान करने के क्या लाभ होते हैं? देखिए, ध्यान करने के अनगिनत लाभ होते हैं। कुछ शारीरिक लाभ होते हैं और कुछ मानसिक लाभ होते हैं, बट ध्यान एक अंतर अंग की एक इंटरनल चीज़ है, इंटरनल जर्नी है, आंतरिक यात्रा हम करते हैं, इसलिए उसके मानसिक जो लाभ हैं वो अधिक होते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति को जब ध्यान अपने जीवन में अपनाता है तो उसका मन शांत रहता है, उसके आसपास का वातावरण शांत रहता है, क्योंकि वो अपनी स्थिति परिस्थिति या लोगों से कैसे व्यवहार कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, उसमें भी बदलाव आता है। साथ में बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि योग में माना जाता है कि जितने भी रोग हैं वो मन से उत्पन्न होकर के आते हैं। तो अगर जो व्याधियां हैं वो आपका मन अगर अस्वस्थ है या आप बहुत स्ट्रेस तनाव लेते हैं, तभी धीरे धीरे आप अपने शरीर में रोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मन आपका शांत रहे, आप एक खुशहाल सुखपूर्वक जीवन जिए, जिससे कि आप रोगों को न्योता ना दें अपने जीवन में। साथ में जैसे लोगों को लगता है कि हमारा मोटापा बहुत है, तो खाने पीने की वजह से या व्यायाम करने की वजह से कहीं ना कहीं अगर आपका मन भी अस्वस्थ है तो आपका आहार, आपका पाचन तंत्र सब डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे रोग भी होते हैं। और आजकल आधुनिक समय में हम लोग देखते हैं, लोग चाहते हैं कि चेहरे पे एक बहुत तेजी रहे, एक ग्लो रहे, तो वह सिर्फ कॉस्मेटिक ब्यूटी से नहीं आ सकता कि हम सिर्फ अच्छे अच्छे मेकअप की चीज़ें अपने चेहरे पे लगाएं। एक जो तेज होता है वो अंतर तेज होता है। अगर आपका मन शांत है, भीतर से आपके अंदर ऊर्जा है, तो वही ऊर्जा आपके चेहरे पर भी रिफ्लेक्ट करती है। जी, बहुत अच्छी जानकारी। तो दर्शकों, अभी आपने जाना कि ध्यान और पंचकर्म हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और हमें उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आ रहा होगा। फिर भी आपके मन में कोई सुझाव है, कोई जानकारी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया के इन माध्यमों के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। श्रेयस जी, सौमिल जी, आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।